क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर एक अदृश्य संसार भी बसता है जिसे हम अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाते? तो चलिए चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में जो कहलाती है बैक्टीरिया और फंगस की दुनिया। तो आज मैं पढ़ा रहा था क्लास 5 की द वर्ल्ड अराउंड अस की बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द मिस्ट्री ऑफ फूड, जिसमें एक जिज्ञासु लड़की दिशा ये जानना चाहती थी कि उसका खाना आखिर कैसे खराब हुआ। तो उसी खोज को पूरा करते हुए हमने भी अपनी क्लास में सेम सिचुएशन क्रिएट की और अपनी एक्टिविटी को शुरू किया। तो इसके लिए अब हमने ब्रेड के कुछ फ्रेश पीसेस लिए थे जिसे हमने अच्छे से बंद करके खराब होने के लिए कुछ दिनों के लिए एक सेफ प्लेस पर रख दिया था। तो नेक्स्ट डे जब हमने अपने ब्रेड को चेक किया तो वो बिल्कुल साफ थे और फ्रेश लग रहे थे। दूसरे दिन चेक करने पर भी हमें उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया और वे दूसरे दिन भी फ्रेश ही लग रहे थे। और आज तीसरे दिन बच्चों की आंखों में और भी उत्सुकता थी। सभी अपनी सांसें थामे ब्रेड को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन रोज की तरह निराशा ही हाथ लगी थी। ब्रेड पर अभी तक किसी तरह की कोई फफूंद या खास बदलाव नजर नहीं आया था। बस एक हल्की सी बात यह नजर आई कि ब्रेड का रंग अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था। और फाइनली वो चौथा दिन आया जब ब्रेड पर पूरी तरह से फंगस उग चुकी थी और यहीं से शुरू होनी थी हमारी असली साइंस की खोज। अब पहले एक डायग्राम के माध्यम से मैंने बच्चों को यह समझाया कि ब्रेड पर जो हरे या काले धब्बे होते हैं उन्हें ही फफूंद यानी मोड्स कहते हैं, जो साइंस की भाषा में फंगस कहलाती है और माइक्रोब्स का ही एक पार्ट होती है। बच्चों की ही भाषा में मैंने उन्हें माइक्रोब्स को क्लियर किया। मैंने उन्हें बताया कि जैसे एक फलों की टोकरी में आम, सेब, केले सभी अलग अलग तरह के फल होते हैं, उसी तरह माइक्रोब्स की भी टोकरी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी जैसे अलग अलग जीव होते हैं। साथ ही मैंने बच्चों को यह भी बताया कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली मॉइस्चर यानी गीलापन, दूसरी एयर यानी हवा और तीसरी राइट टेम्परेचर यानी सही तापमान। तीनों में से यदि एक को भी रोक दिया जाता है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी लिविंग थिंग्स हवा, पानी और सही तापमान के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। अब माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं, जैसा कि नई एनसीईआरटी की पुस्तक के पेज नंबर 41 पर यह दिखाया गया है कि इन्हें हम अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख सकते। इसके लिए जरूरत होती है एक माइक्रोस्कोप की। तो किताब की इस पिक्चर को हकीकत में बदलने के लिए मैं अपनी कक्षा में लेकर पहुंचा एक असली माइक्रोस्कोप, जिसे देखकर सभी बच्चों की आंखें चमक उठी थी। वे इतने एक्साइटेड थे कि उनकी क्यूरियोसिटी अपने चरम पर थी और अपने इस उत्साह में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे कि आज तो हम सचमुच के साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो इस प्रयोग के लिए माइक्रोस्कोप और जरूरी मटेरियल को हमने अपने ही स्कूल की बायोलॉजी लैब से इशू करवा लिया था, ताकि इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चे ये महसूस कर पाए कि वे एक असली साइंटिस्ट की तरह काम कर पा रहे हैं। अब माइक्रोस्कोप के अलावा जो जरूरी मटेरियल हमें चाहिए था वो इस प्रकार था। ब्रेड के सैंपल को रखने के लिए कुछ ग्लास स्लाइड्स और कवर स्लिप, ब्रेड के सैंपल को कट करने के लिए फोर्सेप्स, फंगस पर ड्रॉप करने के लिए लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू सॉल्यूशन और बैक्टीरिया के लिए मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने बच्चों को माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करना सिखाया कि कैसे लाइट को मिरर पर एडजस्ट करना है, कैसे लेंस को सेलेक्ट करना है और फोकस नॉब को घुमाकर जूम को चेंज करना है। और अब बारी थी बच्चों की एक ऐसी दुनिया में झांकने की जो उनके लिए बिल्कुल अनदेखी थी। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप पर उन्होंने अपनी आंखें रखी तो मानो उनके लिए एक छुपी हुई दुनिया का दरवाजा ही खुल गया हो, जहां छोटे छोटे जीव हिलते डुलते चलते फिरते उन्हें नजर आए। वे इतने हैरान और खुश थे कि अपने दोस्तों को भी यह नजारा दिखाए बिना उनसे रहा नहीं गया। तो इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस बच्चों के लिए कुछ ऐसा था कि मानो किताबों की सभी पिक्चर्स और शब्द जिंदा होकर उनके सामने आ गए हों। इसके बाद मैंने हर एक बच्चे को यह मौका दिया कि वो आगे आएं और अपनी आंखों से इन शानदार नजारों को देखें, समझें और फील करें कि साइंस की दुनिया कितनी अद्भुत होती है। और अब माइक्रोब्स की दुनिया देखने के बाद अंत में बच्चों ने यह भी सीखा कि इन छोटे छोटे जीवों से अपने खाने को कैसे बचाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने अब अपने खाने को सेफ रखने के लिए बच्चों को 3 तरीके बताए। अब क्योंकि तीनों ही मेथड्स का जिक्र एनसीईआरटी में भी किया गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ एक्सपीरियंशियल वर्क करवाकर इन तीनों मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। और अब तक बच्चे ये जान चुके थे कि खाने को ज्यादा दिन सेफ रखने के लिए यदि मॉइस्चर, एयर और राइट टेम्परेचर में से किसी एक को भी रोक दिया जाए तो वह अपना खाना जल्दी स्पॉइल होने से बचा सकते थे। तो पहले मेथड में मैंने बच्चों को ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के बारे में बताया कि यदि हम खाने में से पानी या नमी को उड़ा देते हैं तो हम अपने खाने को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जैसा कि एनसीईआरटी में भी इस मेथड को सूखी मिर्च को सुखाने के एग्जाम्पल से समझाया गया है, तो हमने भी कुछ नमी वाली मिर्च लेकर अपने ही स्कूल के ग्राउंड में उन्हें सुखाकर ये ऑब्जर्व किया कि इनमें से पूरी तरह से पानी उड़ चुका है। अब हम इसका पाउडर बनाकर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड था पिकलिंग और ऑयलिंग का, जिसमें पिकलिंग में मैंने बच्चों को बताया कि यदि वे कुछ सब्जियों को नमकीन पानी में रखते हैं तो उन्हें जल्दी स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। और ऑयलिंग में एक अचार के डिब्बे के माध्यम से मैंने बच्चों को यह समझाया कि तेल हवा को खाने में जाने से रोक देता है, जिससे हमारा खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो पहले मेथड में पानी को उड़ाया, दूसरे मेथड में हवा को रोका और अब तीसरे मेथड रेफ्रिजरेशन और फ्रीजर में बारी थी सही तापमान को रोकने की। तो इस मेथड में मैंने बच्चों को यह टास्क दिया कि उन्हें अपने घर के फ्रिज को ओपन करके यह ऑब्जर्व करना था कि उसमें रखी सब्जियां व बाकी सामान कितने दिनों तक फ्रेश व सेफ रहा, जिसे देखने के बाद बच्चे अब इस चीज को लेकर कंफ्यूज हुए कि इतने दिनों बाद भी फ्रिज में रखा खाना खराब कैसे नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने उन्हें यह समझाया कि कोल्ड टेम्परेचर में खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सकता है, क्योंकि माइक्रोब्स की ग्रोथ धीमी हो जाती है।
तो यही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की असली खूबसूरती, जिसमें ना सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं बल्कि उसे सीखते हैं, समझते हैं और रियल लाइफ में उसका अनुभव भी करते हैं। तो ऐसे ही और मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।